Hello, friends. I hope you guys are doing well. And in this particular session, we will discuss all the important current affairs of 20th of July 2024. ये करंट अफेयर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लो एंट्रेंस एग्जाम्स और एनी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम. So please do remember to share these videos as much as possible so that you guys can prepare well for your exam. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ पूरी स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं सो दैट आपको अलग से स्टैटिक जीके को नहीं पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. नासा क्रिएट्स हिस्ट्री विद डिस्कवरी ऑफ 6 न्यू प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम. सो नासा ने अभी रिसेंटली 6 नए प्लैनेट हमारे खोज निकाले हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम. It means they are not within the solar system and therefore they are exoplanet. Exo माने बाहर. So the planets which are not inside the solar system are exoplanet. और 6 ऐसे न्यू प्लैनेट नासा ने डिस्कवर किए हैं. इनको किसने खोजा है या इनको फाउंड किसने किया है? तो टेस्ट ने इसको फाउंड किया है, दैट इज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे. यहाँ पे इसने इनको डिस्कवर किया है और ये टेस्ट को बनाया कब गया था? 2010 में बनाया गया था. ठीक है. तो जो एक्सोप्लैनेट फाउंड किए गए हैं उनका नेम एक बार देख लेते हैं. दे आर 6 न्यू एक्सोप्लैनेट्स. एक्सोप्लैनेट्स वी ऑल नो कि क्यों कहा गया, बिकॉज दे आर आउटसाइड द सोलर सिस्टम, इसलिए इनको एक्सोप्लैनेट कहा गया. और वो 6 एक्सोप्लैनेट है एच डी 36384b, TOI 198b. सो यू कैन सी दैम, ऑल ऑफ 6 आर हियर. तो जो यहाँ पर HD 36384b है, ये वाला जो एक्सोप्लैनेट है ये सन से भी 40 टाइम्स ज़्यादा हैवी है. ठीक है. वी ऑल नो कि सन सबसे बड़ा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड दिस पर्टिकुलर एक्सोप्लैनेट is 40 times more heavier, or we can say its weight is 40 times more than the sun. तो अब बात करते हैं हम नासा की अगर हम बात करें तो ये यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है. इसका जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है. और यहाँ पर इन्होंने पहली बार जो एक्सोप्लैनेट को फाउंड किया था वो 1992 में किया था. और अभी तक टोटल एक्सोप्लैनेट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं वो हो गए हैं 5502. तो 6 रिसेंटली हुए हैं, उसके बाद टोटल एक्सोप्लैनेट हम बता रहे हैं कि 5502 हो चुके हैं. पहली बार फाउंड किया गया था 1992 में, नासा ने किया था, स्पेस एजेंसी है यूएसए की. अब हमने पढ़ा था जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रहा था. इसने हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया था. 2021 में ये आया था, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप, एंड इट रिप्लेस्ड हबल टेलीस्कोप. इसको बनाया था नासा, दैट इज यूरोप, इस यूएसए की स्पेस एजेंसी. देन ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी. इन तीनों स्पेस एजेंसी ने मिलकर जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया था और इसको 2021 में लॉन्च किया था. और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिसेंटली क्या किया है, यूरेनस के ऊपर 2 न्यू सैटेलाइट्स को फाउंड किया है, नेचुरल सैटेलाइट्स को. और साथ ही साथ यूरेनस के जो रिंग हैं उसको भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है. ठीक है. तो मैंने आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बता दिया, नासा के बारे में बता दिया. न्यूज से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि नासा ने 6 न्यू प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम एंड देयरफॉर दे आर एक्सोप्लैनेट. इनको डिस्कवर किया है टेस्ट ने, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे ने. बाकी आपको नासा के बारे में ध्यान रखना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में याद रखना है. एंड लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आवर सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम जो है वो हमारा 8 प्लैनेट से मिलकर बना है अलॉन्ग विद 1 सन. ठीक है. तो 8 प्लैनेट्स प्लस 1 सन इज योर सोलर सिस्टम. यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो प्लूटो था, जिसको 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया, बिकॉज ये जो प्लूटो था ये अदर प्लैनेट्स की तरह तरीके से जो भी एक्टिविटी है वो शो नहीं कर रहा था, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया 2006 में. अब बात करते हैं अदर प्लैनेट्स की. सो विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू सन एंड द स्मॉलेस्ट वन, ऑल्सो द फास्टेस्ट वन, दैट इज मर्क्यूरी. सबसे फर्स्ट नंबर का प्लैनेट है, नियरेस्ट टू सन है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट प्लैनेट है. इसका रोटेशन जो है अराउंड इट्स और एट अराउंड इट्स एक्सिस वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है. और
होटेस्ट प्लैनेट की बात करें या इवनिंग या मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, तो वीनस को कहते हैं। देन सन से थर्ड नंबर का प्लैनेट आपका अर्थ है, जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून जो हैं, ये दोनों फारदेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन, और नेपच्यून फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन है, लास्ट नंबर पर होता है। एंड जो यूरेनस है और नेपच्यून है, इन दोनों को कोल्ड प्लैनेट्स भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है। जबकि होटेस्ट प्लैनेट किसको कहते हैं, वीनस को। ये इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी है। मैंने आपको बताया था कि जो वीनस है उसके अंदर वीनस के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। और थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन और ब्लू प्लैनेट है आपका अर्थ। रेड प्लैनेट है आपका मार्स। वी ऑल नो कि जो रेड प्लैनेट है वो किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट्स सॉइल। और मार्स के ऊपर दो मून है, जो कि दो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कहलाते हैं, डीमोस एंड फोबोस। जैसे अर्थ का मून है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की क्या है, मून। ऐसे ही मार्स की नेचुरल सैटेलाइट है डीमोस एंड फोबोस। दीज आर द टू मून्स एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट वन। साथ ही साथ मार्स के ऊपर सबसे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो भी है, दैट इज माउंट ओलंपस मॉन्स। नाउ यू कैन सी हियर द all the planets. This is the sun, this is the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. This is the sequence of planets in our solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. And last one is Pluto. ठीक है, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर हो चुका है 2006 में। तो ये था नासा के 6 न्यू एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। और यहाँ से आपको बस यही याद रखना है, बाकी स्टैटिक जीके यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। क्लैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी ऑल नो क्लैट जस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो एक पर्टिकुलर न्यूज़ को उठाता है एंड देन इट आस्क्स 5 questions from that particular news. So it is important for that also, because history आपको पता होगी तो आप 5 में से almost 4 questions easily कर लो। Then let's move to the next news. Space scientist प्रहलाद अग्रवाल and अनिल भारद्वाज honored by COSPAR। ठीक है, तो COSPAR जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1958 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और इसने क्या अभी किया है, इन्होंने एक अवार्ड दिया है। किसको दिया है अवार्ड, एक हैरी मैसी अवार्ड इन्होंने दिया है प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को। ये दोनों ही इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं, और इन दोनों को कोस्पार ने ऑनर किया है हैरी मैसी अवार्ड से। ठीक है, कोस्पार के बारे में मैंने आपको बता दिया, हेड 1958 में बना था, पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। कौन सा अवार्ड दिया है इन्होंने, हैरी मेसी अवार्ड इनको दिया है। किसको दिया है, प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को। एंड दे बिकेम द फर्स्ट सच इंडियंस टू विन दिस अवार्ड। ठीक है, पहले ऐसे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट जिनको ये अवार्ड मिला है वो यही हैं, प्रहलाद अग्रवाल जी एंड अनिल भारद्वाज जी। और ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है इन 45th एनुअल मीट ऑफ कोस्पार, जो कि बुसान साउथ कोरिया में होस्ट की गई। वहां पर इन दोनों को हैरी मेसी अवार्ड से ऑनर किया गया। ठीक है, कहाँ पर, 45th मीट ऑफ कोस्पार, जो कि बुसान साउथ कोरिया में चल रही थी। अब प्रहलाद अग्रवाल और अनिल भारद्वाज को ये अवार्ड क्यों मिला है, प्रहलाद अग्रवाल का कंट्रीब्यूशन चंद्रयान 1 में देखने को मिलता है, स्पेस सैटेलाइट में भी इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, स्पेस टेलीस्कोप में भी इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनिल भारद्वाज की, तो अनिल भारद्वाज का जो कंट्रीब्यूशन है वो आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलता है, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, और 6 जनवरी 2024 को ये लेग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच चुका है। L1 स्टैंड्स फॉर लेग्रेंज पॉइंट 1, जहां से ये स्टडी करने वाला है सन के कोरोना को। ठीक है, बिकॉज लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ एंड सन इज 0, तो वहां पर ये जो मिशन है स्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टडिंग द सन्स कोरोना इन फ्रंट ऑफ द, इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सन एंड स्टडिंग द सन्स कोरोना। ठीक है, सन का जो कोरोना होता है, सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है सन का, जहाँ पे ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है हीलियम वाली, तो वहां पर इस सॉरी उस को स्टडी करने वाला है ये मिशन। और 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था, 6 जनवरी 2024 को ये अपनी लोकेशन पर पहुंच गया।
ठीक है। तो अनिल भारद्वाज का कंट्रीब्यूशन आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलेगा, जबकि प्रहलाद अग्रवाल का कंट्रीब्यूशन चंद्रयान 1 मिशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने इनके नाम पर, प्रहलाद अग्रवाल जी के नाम पर एक माइनर प्लैनेट का नाम भी रखा गया है, विच इज नेम्ड एज प्रहलाद आफ्टर हिज नेम, जो कि है माइनर प्लैनेट 20064। ये एक माइनर प्लैनेट है जिसका नाम इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है, प्रहलाद जी के नाम के ऊपर। तो ये था प्रहलाद जी के बारे में एंड अनिल भारद्वाज के बारे में, एंड दे बिकेम द फर्स्ट 2 इंडियन साइंटिस्ट्स टू विन द हैरी मेसी अवार्ड ऑफ कोस्पार। उसके बाद दूसरी न्यूज़ अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में है वो ये है, मैंने ईयू कमीशन, ईयू काउंसिल और ईयू पार्लियामेंट तीनों के बारे में आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में। तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी क्या न्यूज़ आई है। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि ईयू पार्लियामेंट की जो हेड है वो री इलेक्ट हुई है, दैट इज रोबर्टा मेट्सोला। और ईयू कमीशन की जो हेड थी उर्सुला वोन, ये भी वापस से री इलेक्ट हुई है फॉर अ 5 ईयर टेन्योर। और इन्होंने कहा है कि हम कंट्रोल करेंगे क्लाइमेट चेंज को टिल द ईयर 2050, ठीक है। तो 2050 का एम और टारगेट ईयर ये लेके चल रही है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये यूरोपियन कमीशन की हेड इलेक्ट की जा चुकी है, ठीक है। यूरोपियन कमीशन के बारे में हमने सब कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। यूरोपियन जो यूनियन जो है, इसके अंदर यूरोपियन कमीशन आती है, यूरोपियन पार्लियामेंट आती है, यूरोपियन काउंसिल आती है। यूरोपियन पार्लियामेंट के न्यू हेड रोबर्टा मेट्सोला, कमीशन की न्यू हेड उर्सुला वोन, ये दोनों ही री-इलेक्ट हुई हैं। और जो यूरोपियन काउंसिल है उसके न्यू हेड बने हैं एंटोनियो कोस्टा। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं। पहले 28 हुआ करते थे, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था, उसके बाद 27 हो गए। ब्रिटेन एग्जिट इज कॉल्ड ब्रेक्सिट, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो है 1993 में ट्रीटी ऑफ जो maastricht ट्रीटी है उसके बाद यूरोपियन यूनियन बनता है। और उसके 1993 में इट केम इनटू फोर्स एंड यूरोपियन यूनियन बनता है। उसके बाद आप ट्रीटी ऑफ लिस्बन याद रख सकते हैं, जो कि 2007 में साइन की गई थी यूरोपियन काउंसिल को बनाने के लिए। और यही सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप सोच रहे हो कि यूरोपियन यूनियन ही क्या है, तो यूरोपियन यूनियन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज इसकी मेंबर है, यूरोपियन कंट्रीज इसकी मेंबर है। और ये सभी अपना एक कॉमन ट्रेड, कॉमन ट्रांसपोर्टेशन, कॉमन करेंसी सिस्टम चलाते हैं, ठीक है। जो भी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की मेंबर है, सभी की करेंसी भी यूरो है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज जो भी यूरोपियन यूनियन की मेंबर है वहाँ पर सेम करेंसी देखने को मिलेगी, वहाँ पर एक कॉमन ट्रांसपोर्टेशन चलता है, कॉमन ट्रेड एंड टैरिफ सिस्टम वहाँ पर चलता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यू कैन सी हियर, दिस इज प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज, एंड they are honored by Committee on Space Research, that is COSPAR. It is a committee on space research in their annual meet which was held in Busan, South Korea. तो इन दोनों को यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया, हैरी मेसी अवार्ड से। अब हम देख लेते हैं कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को। तो CSIR की अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी जो डायरेक्टर जनरल थी कलाई सेल्वी जी, वो वापस से री इलेक्ट हो चुकी हैं फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर टर्म। उसके अलावा महारेरा के जो चेयरमैन बने हैं मनोज सोनिक बने हैं। BSNL के न्यू CMD बने हैं रॉबर्ट रवि जी, ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। देन बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CEO बने हैं विशाल चड्ढा जी। देन NBDA के प्रेसिडेंट बने हैं रजत शर्मा। एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ये WHO में डॉक्टर रह चुकी हैं, ठीक है। और अभी ये रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रिंसिपल एडवाइजर बनी है, कौन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन पार्लियामेंट, इन तीनों के बारे में भी याद रखिएगा। देन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। Okay, guys. Now, third news. It is about World Chess Day, which is observed on 20 July. और इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को, विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। हमने पहले भी देखा है, यूनेस्को 1945 में बना था, 1946 से ये फंक्शनल होता है। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी हेड हो जाएंगी ऑड्रे अजाउले। जबकि जो चेस का ओरिजिन है वो इंडिया से ही होता है और 6th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। 20 जुलाई को हम वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं।
फाइड की अगर हम बात करें तो फाइड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चेस के लिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को कंडक्ट कराता है, इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स कराता है। एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1924 इन पेरिस। इसका हेडक्वार्टर है लॉजीन स्विट्जरलैंड में। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो थे विश्वनाथन आनंद, और ये आज के टाइम पर फाइड के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। चेस में ग्रैंड मास्टर्स बनाए जाते हैं। इंडिया से अभी तक टोटल 85 ग्रैंड मास्टर्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें 85th नंबर पर है निखिल। और 85 ग्रैंड मास्टर्स में 3 फीमेल ग्रैंड मास्टर्स हैं, जिनका नाम है आर वैशाली जो रिसेंटली फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है, कोनेरू हम्पी एंड द्रोणावल्ली हरिका। दीज आर द 3 फीमेल ग्रैंड मास्टर्स फ्रॉम इंडिया इन द टैली ऑफ 85 ग्रैंड मास्टर्स। रिसेंटली आर प्रागनंदा का नेम इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है। सो मैग्नस कार्लसन, आर प्रागनंदा, डी कुकेश, आर वैशाली, कोनेरू हम्पी, निखिल, ये सभी जो हैं ग्रैंड मास्टर्स हैं, और ये इन सभी का जो नेम है वो चेस के साथ एसोसिएटेड है। सो प्लीज डू रिमेंबर दियर नेम्स। एंड अबाउट फाइड, देन इंटरनेशनल मून डे, ये भी हम 20 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। एंड द फर्स्ट पर्सन ऑन मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहली बार मून पर कदम रखा। एंड इसीलिए 20 जुलाई को हम इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए नासा ने मिशन भेजा था अपोलो 11, एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज सच फर्स्ट पर्सन। पहली बार हमने ये डे ऑब्जर्व किया था 2022 में, एंड तभी से हम इसको रेगुलरली ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। ठीक है, ये था थर्ड न्यूज के बारे में। अब चलते हैं फोर्थ न्यूज की तरफ। दैट इज अबाउट आइनस टाबर। आइनस टाबर जो है वो हैम्बर्ग जर्मनी में पहुंच चुका है फॉर 3 days विजिट। एंड ये किस लिए गया है? टू स्ट्रेंथन इंडो जर्मन नावल टाइज। जैसे इंडियन नेवल, जो इंडियन नेवी है और जो जर्मन नेवी है, इन दोनों के बीच जो टाइज हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी सर्विस हैं, इंटरेक्शंस हैं, इन सभी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए आइनस टाबर को हैम्बर्ग जर्मनी में भेजा गया है। इस विजिट से पहले ये पोर्ट लुइस जा चुका है एंड पर्शियन गल्फ जा चुका है। आइनस टाबर को तलवार क्लास के अंडर बनाया गया था। तलवार क्लास में 3 शिप्स बनाए गए थे। पहला था तलवार, आइनस तलवार, दैट इज इंडियन नावल शिप तलवार। दूसरा था इंडियन नेवल शिप त्रिशूल। एंड थर्ड था इंडियन नेवल शिप टाबर, जो कि रिसेंटली हैम्बर्ग जर्मनी गया है। इसको बनाया गया था रशिया में, लेकिन करंटली ये मुंबई में डिप्लॉयड है अंडर वेस्टर्न नावल फोर्सेस। ठीक है, तो किसके अंडर में आता है? ये वेस्टर्न नेवल फोर्सेस के अंडर में आता है, मुंबई में डिप्लॉयड है, तलवार क्लास का आईएनएस है। इसके कैप्टन एमआर हरीश है, और ये हैम्बर्ग जर्मनी में गया है टू स्ट्रेंथन इंडो जर्मन नेवल टाइज। अब जर्मनी और इंडिया के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल बर्लिन है, और ये बॉर्डर करती है नीदरलैंड्स को, लग्जमबर्ग को और फ्रांस को। ओके। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि रिसेंटली 2021 में बनाया गया था। इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। उसके बाद सर्वे वेसल है इंडिया के पास जो सर्विलांस करती है, दैट इज आईएनएस संधायक। देन इंडिया के पास पेट्रोल वेसल है आईएनएस सुमात्रा। आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। ठीक है, जितने भी इंडियन नेवी के शिप्स होते हैं उनको आईएनएस का टाइटल दिया जाता है। देन आईएनएस इन रेड सी, जो रेड सी में भेजा गया था, दैट वाज आईएनएस विजैक और विशाखापट्टनम। एंड आईएनएस तीर को भेजा गया था सेशेल्स एंड मॉरिशस में। ठीक है, ये था जर्मनी और इंडिया के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ में आप देख सकते हो कि जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया है एक माइक्रो कॉन्टिनेंट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा। तो ये माइक्रो कॉन्टिनेंट क्या है? तो ग्रीनलैंड की आप लोकेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके जस्ट लेफ्ट में कनाडा है, जिसके ऊपर बैफिन आइलैंड है, और इन दोनों के बीच लाई करती है बैफिन बे और डेविस स्ट्रेट। ठीक है, कौन सी स्ट्रेट आती है? डेविस स्ट्रेट। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो एक माइक्रो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्म हो रहा है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इंडिया के कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स इंडिया में हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है दैट इज जीलैंडिया, और जीलैंडिया न्यूजीलैंड के पास बना है। माइक्रो कॉन्टिनेंट का जो फॉर्मेशन है ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हो रहा है। माइक्रो कॉन्टिनेंट मींस माइक्रो यानी कि स्मॉल, और छोटा सा कॉन्टिनेंट ये बन रहा है, जिसकी थिकनेस 19 to 24 किलोमीटर रहने वाली है, और इसकी लेंथ 400 किलोमीटर रहने वाली है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। कहाँ पर बन रहा है ये? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच।
ठीक है। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। इसको रूल किया क्या करता था डेनमार्क, इसको रूल करता है आज भी, और इसकी कैपिटल हो जाएगी न्यूक आइलैंड। नाउ लेट मी शो यू दैट इन अनदर मैप। दिस इज द ग्रीनलैंड। ठीक है। ग्रीनलैंड के जस्ट जो लेफ्ट है, इसमें इसके लेफ्ट में लाई करता है बैफिन आइलैंड ऑफ कनाडा, और इन दोनों के बीच है डेविस स्ट्रेट। ठीक है। उसके बाद इसके राइट में, और वी कैन से साउथ ईस्ट में, लाई करता है आइसलैंड, और इन दोनों के बीच है डेनमार्क स्ट्रेट। इसके नॉर्थ में लाई करता है आर्कटिक ओशन, और इसके साउथ में लाई करता है लेब्राडोर सी, बिकॉज लेब्राडोर इज अ रीजन इन कनाडा। ठीक है। तो ये हो जाएगी ग्रीनलैंड की लोकेशन, और इसकी कैपिटल हो जाएगी न्यूक आइलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, बिकॉज एग्जाम में एग्जामिनर ग्रीनलैंड से क्वेश्चन पूछ सकता है, ना कि ये कि माइक्रो कॉन्टिनेंट कहाँ पर बन रहा है, किसके बीच बन रहा है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो ग्रीनलैंड से क्वेश्चन पूछे। ठीक है। ध्यान रखना, इसको डेनमार्क रूल करता है, ऑल्दो इट इज अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। बाकी मैंने आपको डेविस स्ट्रेट बता दी, डेनमार्क स्ट्रेट बता दी, आइसलैंड की लोकेशन, आर्कटिक ओशन, बैफिन बे और बैफिन आइलैंड, ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। Now you can see in this slide that Baffin Island is here. This is Davis Strait. This is Greenland, and due to the plate tectonic activity, plates जो हैं वो एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, एंड एक न्यू माइक्रो कॉन्टिनेंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स दैट वी हैव: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दीज आर द 7 मेन कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। एंड जो रिसेंटली बन रहा है वो है जीलैंडिया, और अभी रिसेंटली क्या डिस्कवर हुआ है, यहाँ पर इस रीजन में जो है माइक्रो कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन देखने को मिली है। दिस इज ग्रीनलैंड एंड दिस रीजन इज नॉर्थ अमेरिकन रीजन। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट रेस पोर्टल। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स को बूस्ट करने के लिए, उनकी जो एग्रीकल्चर है उसको बूस्ट करने के लिए, वहाँ पर जो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रेस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है इन मेघालय, इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम कॉनराड सांगमा। जो ये यूनियन मिनिस्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है, और इस पोर्टल की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कोमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल। ये किसमें हेल्प करेगा? इट विल बेनिफिट द फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंड इट विल हेल्प टू प्लेस देम इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन के फार्मर्स को हेल्प करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च हो रहा है। एंड इसके लिए काम कौन करेगा? नाबार्ड यहाँ पर काम करने वाला है, विच इज अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1982 में बनाया गया था, और ये बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बिकॉज ये एक बैंक है। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो है शाहजी केवी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नाबार्ड आता है, 1982 में बना था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरपर्सन शाहजी केवी हो जाएंगे। सम अदर पोर्टल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नमो नव मतदाता पोर्टल, ये ईसीआई दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था फॉर द यंग वोटर्स। एंड साथी पोर्टल एंड नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था व्हेन ही वाज एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। सागर सेतु पोर्टल मेरीन सिक्योरिटी के लिए लॉन्च किया गया था। भाषा नेट पोर्टल डिजिटल इंडिया के लिए लॉन्च किया गया था। पीएम सूरज पोर्टल सोलर पावर के लिए लॉन्च किया गया था। एंड उद्गम पोर्टल रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया था फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था न्यूज में। ठीक है। सो प्लीज डू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, और नाबार्ड के बारे में ध्यान रखिएगा, और जो अदर पोर्टल्स के बारे में मैंने बताया है, दीज आर इन न्यूज, सो प्लीज डू रिमेम्बर अबाउट देम ऑल्सो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Devra and Kusmunda coal mine included in world's 10 largest coal mines, and these two mines are from Chhattisgarh, India. तो वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में इन दोनों को ऐड किया गया है। ये दोनों कोल माइन छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, एंड ये कंट्रीब्यूट करती हैं मोर देन 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन। एंड ये वर्ल्ड गेवरा माइन बनी है वर्ल्ड नंबर 2, और कुसमुंडा माइन बनी है वर्ल्ड नंबर 4। ठीक है। तो गेवरा एंड कुसमुंडा माइन छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर कोल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और इसीलिए इनको वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस की लिस्ट में ऐड किया गया है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल नॉर्थ एंटेलोप रोशेल माइन में पाया जाता है, विच इज़ इन यूएसए। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम कोल रिजर्व्स झरिया झारखंड में देखने को मिलेंगे।
इंडिया में मैक्सिमम कोल प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है, मैक्सिमम कोल रिजर्व्स झरिया झारखंड में है। अगर टाइप्स ऑफ कोल की बात करते हैं तो इन 4 टाइप्स ऑफ कोल जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज एंथ्रेसाइट विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। उसके बाद बिट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। पीट सबसे खराब कोल टाइप का कोल होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कोल माइन की अगर हम बात करें तो इंडिया में रानीगंज इन वेस्ट बंगाल वाज द फर्स्ट कोस्ट कोल माइन, जो कि 1774 में बनी थी। टोटल इंडिया में कोल प्रोडक्शन कितना होता है? 997 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन इंडिया में होता है। सो डू रिमेंबर कि गेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइन वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में ऐड हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ इंडिया में लोकेटेड है और ये मोर देन 100 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन करती है, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल भी याद रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पर है? ये यूएसए में है और इसका नाम है नॉर्थ एंथेलोप रोशेल माइन, ठीक है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट फीफा रैंकिंग्स। तो फीफा क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीफा के बारे में। फीफा एक इंटरनेशनल फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरीके से फाइड चेस के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही फुटबॉल चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है फीफा। अब फीफा 1904 में बनाया गया था इन पेरिस और इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच में और इसके हेड हो जाएंगे ज्ञानी इन्फेंटिनो। और फीफा जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट कराता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट कराता है आफ्टर एवरी 4 इयर्स। जैसे हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में ये दोहा कतर में इसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कराया गया था बाय द फीफा। और यहाँ पर कौन जीता था? अर्जेंटीना यहाँ पर जीता था। अब नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद यानी कि फीफा 2026 में होस्ट कराया जाएगा इन यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। सो प्लीज डू रिमेंबर द नेम ऑफ कंट्रीज की फीफा 2026 कहाँ पर होस्ट कराया जाएगा, फीफा 2022 कहाँ पर होस्ट हुआ था और किसने जीता था। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो फीफा ने इन जो भी वर्ल्ड में फुटबॉल टीम्स हैं उनकी रैंकिंग को रिलीज किया है और फीफा ने इंडियन मेंस फुटबॉल टीम को रैंकिंग दी है 124, जबकि फर्स्ट नंबर पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे मेसी, और मेसी ही यहाँ के एक वर्ल्ड नंबर 2 पर भी आते हैं, ठीक है। और बहुत काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। तो रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर है अर्जेंटीना, सेकंड पर है फ्रांस एंड थर्ड पर है स्पेन। जबकि जो इंडिया है इसकी रैंकिंग है 124, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की रैंकिंग। लेकिन अगर हम इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम की रैंकिंग को देखें तो वो 67 है। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल रही है स्पेन की विमेंस फुटबॉल टीम एंड सेकंड पर है फ्रांस की विमेंस फुटबॉल टीम। इंडिया की कौन से रैंकिंग पर है? 67 रैंकिंग पर है, ठीक है। तो अब इंडिया की इतनी कम रैंक क्यों रखी गई? दैट इज बिकॉज फीफा 2026 को होस्ट कराने के लिए कुछ क्वालिफाइंग मैचेस अभी कंडक्ट कराए गए थे एंड इंडिया वाज नॉट एबल टू वॉन दोज मैचेस। इसीलिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 124 हो गई है। सो प्लीज डू रिमेंबर द फर्स्ट एंड रैंकिंग ऑफ इंडिया एंड इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम रैंकिंग एंड द फर्स्ट इन विमेंस फुटबॉल टीम रैंकिंग, ठीक है। तो ये था फीफा के बारे में और फीफा की रैंकिंग्स के बारे में। अब हम ड्यूरेंट कप को देख लेते हैं। ड्यूरेंट कप जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है। इसके मैक्सिमम टाइम विनर रह चुका है मोहन बगान क्लब, ठीक है। ड्यूरेंट कप का क्या है? एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है, इंडिया का और एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है और इसके मैक्सिमम टाइम विनर मोहन बगान क्लब रह चुका है। अभी रिसेंटली इसको होस्ट कराया जा रहा है, अभी ये प्ले हो रहा है, फाइनल्स अभी इसका कंडक्ट नहीं हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है ड्यूरेंट कप 2024 में। देन चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Surya Kumar Yadav has been named as the captain of Indian T20 team for the 3-match series against Sri Lanka. तो सूर्य कुमार यादव जो है इनको इंडियन T20 टीम का कैप्टन बना दिया गया है फॉर अ 3-मैच सीरीज जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट होस्ट की जाएगी। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 3-मैच सीरीज होगी जिसमें T20 टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं। इनके साथ शुभमन गिल वाइस कैप्टन का रोल यहाँ पर प्ले करेंगे और इन दोनों को अपॉइंट किया गया है बाय टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर। पहले हमारे टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। आफ्टर T20 वर्ल्ड कप जो कि 2024 में हुआ, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में हुआ, इंडिया यहाँ पर जीता 7 रन से, हमने साउथ अफ्रीका को हराया। और उसी के बाद यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा और जडेजा ने रिटायरमेंट लिया एंड टीम इंडिया के कोच भी यहाँ पर चेंज हो गए। दैट कि हमारे कौन बन गए हैं? अभी टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बन चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया है सूर्य कुमार यादव का एज द कैप्टन ऑफ T20 टीम एंड शुभमन गिल का एज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन T20 टीम। साथ ही विमेंस क्रिकेट एशिया कप होस्ट किया जा रहा है श्रीलंका में एंड दिस इज द 9th एडिशन। फर्स्ट एडिशन 2004 में होस्ट किया गया था
लास्ट एडिशन बांग्लादेश में हुआ था और 2022 में इंडिया ने इसको जीता था। एंड इंडियन विमेन्स टीम हैव वॉन दिस विमेन्स क्रिकेट एशिया कप 7 times till now। तो प्लीज रिमेंबर कि 9th विमेन्स क्रिकेट एशिया कप कंडक्ट हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है। फर्स्ट एडिशन 2004 में हुआ था, लास्ट बांग्लादेश में हुआ था। टीम इंडिया इसको 7 बार जीत चुकी है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। शौर्य बाबा विंस ब्रोंज एट 2024 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो शौर्य बाबा ऐसे सेकंड मेल प्लेयर बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप को जीता है आफ्टर कुश कुमार। सेकंड इंडियन मेल प्लेयर बने हैं ऐसे। और यहाँ पे इसको होस्ट किसने किया था? हाउस्टन यूएसए में इसको होस्ट किया गया था और शौर्य बाबा ने इस यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। बाकी आप अनाहत सिंह का नेम याद रख सकते हो, ये भी एक स्क्वैश प्लेयर है और ये स्क्वैश काफी सारे जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश फेडरेशन जो है वो 1992 में बनाई गई थी और इंग्लैंड में हेडक्वार्टर्ड है। इसी तरीके से बिलियर्ड्स और स्नूकर से नेम आता है पंकज अडवाणी एंड ध्रुव का। सो पंकज अडवाणी एंड ध्रुव आर एसोसिएटेड विद बिलियर्ड्स। अनाहत सिंह एंड शौर्य बाबा आर एसोसिएटेड विद स्क्वैश। So please do remember their name because examiner may ask questions like this player is associated with which game। ठीक है, तो इसलिए आप नेम ऑफ प्लेयर्स ध्यान में रखें। Then next news is about Virat Kohli. He tops celebrity brand valuation in 2023। इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो $2 to 7.9 मिलियन है। और फिफ्थ नंबर पर यहाँ आलिया भट्ट देखने को मिल रही है एंड शी इज द फीमेल जो कि फिफ्थ नंबर पर है। और ओवरऑल टॉप पर कौन है? विराट कोहली यहाँ पर टॉप पर है। So with this, we have discussed all the important current affairs along with the static GK. And if you guys like these sessions, please do press the like button and share these videos as much as possible and subscribe to my channel so that we can help so many students who are preparing for AIL NET 2025 or any other low entrance exams. Baki, let's meet in the next session. Till then, bye bye and thank you so much.